ये जो सरहदों के पार संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती, कलाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इस महाभारत उत्सव में आप किस तरह से इसमें प्रतिभागिता कर रही हैं? हम महाभारत के उपकथा अष्टावक्र की कहानी लेके आए हैं। अच्छा, ये उपनिषद का काल का कहानी है और इसका प्रस्ताव आता है महाभारत में। भारत में जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो एज के साथ नहीं जुड़ते। आप बड़ी दार्शनिक चेतना की व्यक्तित्व हैं। आप कैसे आई इस फील्ड में? मैं एक बड़ी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में पैदा हुई, लेकिन हमारे घर में ये था कि सब लोग नृत्य, संगीत और पेंटिंग सीखते थे। भारत की स्त्री जो है वो कुछ भी कर सकती है। क्या आपको नहीं लगता है एक तरफ से नया आकाश खुल गया है स्त्री के लिए? जिस घर में हम भगवान को मानते हैं, जिस घर में हम धर्म का बात कम एक्शन ज्यादा करते हैं, जैसे हम वहाँ रहते हैं, वहाँ स्त्री संतुष्ट रह सकती है। नमस्कार, वीर भारत न्याय सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है दर्शकों। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में बातचीत के लिए उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ जोड़कर ये कह सकते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। और इस इच्छा शक्ति के साथ जब इस जिंदगी की राहों पर कदम दर कदम आगे बढ़ने का साहस हमारे भीतर उपजता है, तब मंजिलें भी आती हैं। वो मंजिलें जिन्हें हम कामयाबी की मंजिलें कह सकते हैं और निजी खुशी की मंजिलें भी कह सकते हैं। ऐसी शख्सियत जो तमाम रंगों महक सितारी है अपने काम, अपने हुनर के साथ में, उनका नाम है सुश्री अनुपमा होसकेरे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अनुपमा जी। आप दक्षिण भारत से हैं? हाँ जी, लेकिन इस समय हम भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सरहदों के पार संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती है, कलाओं की कोई सीमा नहीं होती है। वो तो बस यहाँ से वहाँ पाँव में घुंघरू बांधकर बिल्कुल अलग तरह से अपने रंगों महक से सबको तारी करती चलती हैं। इसी तरह तो आपकी भी आमद हुई है इस महाभारत उत्सव में जो 9 दिनों का रचा जा रहा है। कई सारी गतिविधियां, आप किस तरह से इसमें प्रतिभागिता कर रही हैं? आपका पार्टिसिपेशन क्या है इसमें? पहले ये कहना है कि हम लोग मालविका अग्निमित्रम किए हैं, तो मैं विदिशा बोर्ड देखी। हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और दूसरा कि चूड़ाला किए हैं। हाँ, तो मालवा देश तो यहीं पे है बिल्कुल। और नर्मदा तो त्रिपुरांत का जगह है और ये वो भी यहीं पे है जी। और ओल्डेस्ट केव्स भी यहीं पे है जी, बिल्कुल। भील का बेटर। हाँ। तो मुझे सिर घूम रहा है यहाँ कि ये बहुत नेचुरल है कि इस जगह पे इतनी खूबसूरत महाभारत उत्सव चल रहा है। तो देखिए, वाह। उत्सुक हूँ और मुझे वहाँ सब जाना है भी, क्योंकि हम लोग किए हैं प्रोडक्शंस इसका। जी। तो हम महाभारत के उपकथा अष्टावक्र की कहानी लेके आए हैं। अच्छा। ये कहानी क्योंकि देखिए ये उपनिषद का काल का कहानी है और इसका प्रस्ताव आता है महाभारत में। और इसमें क्या सब्जेक्ट है? सिंगल मदर स्पेशल चाइल्ड। सिंगल मदर स्पेशल चाइल्ड। ओके, आज थोड़ा खोलिए इसको। हाँ देखिए, आजकल हम सोचते हैं कि भारत इसके बारे में सोचा ही नहीं कि अगर अंगविकल जिसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, तो ऐसे कि सिंगल वुमन एक माँ है जिनका उसका बाप पता नहीं कहाँ चला गया, और ये उद्दालक महर्षि है जो हमें चांडोग्य उपनिषद दिए हैं। हम सोचेंगे कि ये सब बड़े बड़े बातें हैं, लेकिन उनके घर में ऐसा है कि उनका दामाद चला गया है, शिष्य है उनका जी। और बच्चा ऐसा है, तो उसको ये बच्चा को कैसे पालन पोषण किए और इसका ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, इसका बच्चा का क्या हुआ। तो जनक महाराज की एक आस्थान, ये भी जाता है जनक महाराज के आस्थान में, जो विदेह है जिसका देह का कुछ प्रति कुछ कनेक्शन नहीं है, उसका मोह नहीं है। तो ये भी मुझे हमें पता चलता है उसमें कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो एज के साथ नहीं जुड़ते। जी, बिल्कुल ठीक। और दूसरा है कि जो है सो है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में हम नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं करते हैं। हम जो आते हैं, देखिए यहाँ जी, हमारा आत्मस्वरूप आनंद है जी, क्योंकि हमारे पास सूर्य भगवान है, यहाँ
बहुत लाइट है। तो जब हमारे आत्मस्वरूप आनंद है तो दुख तो होता है, कष्ट प्रारब्ध है तो कष्ट होता है। तो ये क्या है, जो जैसे सूर्य के ऊपर एक बादल आ जाएगा ना, तो सूर्य का हमें लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन ये नहीं है कि सूर्य का लाइट है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कहानियों में हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सब जगह है, कहाँ नहीं है। जब हमारे जन्म होता है जी। तो हम प्रारब्ध लेके ही आते हैं। वाह क्या बात है अनुपमा जी, बहुत बढ़िया। आप अभी जब ये सारी चीजें सुना रही हैं तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप बड़ी दार्शनिक चेतना की व्यक्तित्व हैं, और ये जो दर्शन है जो हमारी कलाओं के मर्म से जुड़ता है, और हम अलग तरह से जिस सभ्यता को आत्मसात करते हुए आ रहे हैं और उसमें जो हमारे जो संदेश छुपे हैं, आपकी थोड़ी सी बातचीत से मुझे समझ में आ रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी जिज्ञासावश ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई कला की, संस्कृति की कोई शिक्षा ली है? आप कैसे आई इस फील्ड में, इस माध्यम में कैसे जुड़ी? ऐसे है कि मैं एक बड़ी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में पैदा हुई जी। लेकिन जब मेरे आने से पहले मेरे बाप का देहांत हो गया और माँ और नानी मुझे पालन पोषण किए। लेकिन हमारे घर में ये था कि सब लोग नृत्य, संगीत और पेंटिंग सीखते थे। उसमें स्कूल में भी, एकेडमिक्स में भी हम लोग अच्छे पढ़ते थे। पूरा सांस्कृतिक पर्यावरण घर में मिल गया आपको। हाँ, और रोज रामायण पढ़ के स्कूल जाते थे और डिस्कशन भी होता था, कोई कहीं से आता, पॉलिटिकल डिस्कशन भी होता है। ऐसे नहीं कि खाली केवल कला वाला की बात नहीं, ये भी कोई है ना। राम का कथा तो वो तो राजा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन होता था, धर्म का डिस्कशन बहुत होता था, और बच्चे लोगों को बाहर नहीं बिठाते, उन सबको इन्वॉल्व करते इसमें जी। और उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं था, आराम से हम ऐसे लाइफस्टाइल था ये। तो जब मैं पीयूसी खत्म की तो मेरा इच्छा था इंजीनियर बनने के लिए। अच्छा। तो यहाँ फ्रीडम भी था, लेकिन घर में बताया कि नहीं, लड़की, घर में कोई लड़की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, तुम बीएससी कर दो, वो भी अच्छा है। तो मैं क्या कि उस टाइम न्यूज़पेपर में ऐड आता था तो मैं किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं की। तो ऑप्शन हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग में सीट मिला, तो चॉइस है इधर इंजीनियर और नो, वन ईयर लॉस्ट। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम इंजीनियरिंग पढ़ो। अच्छा। तो फिर उधर तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद फिर ये समानांतर ये भी चलता रहा। ये कैसे सामंजस्य बिठाया आप? क्योंकि भरतनाट्यम स्टूडेंट थी मैं जी। और वो तो मैं करती रही, कभी भी स्टॉप नहीं की कि इंजीनियरिंग। एंड ये एक है, आजकल बच्चे सोचते हैं कि पीयूसी आ गया तो सब खत्म कर दो। ऐसे नहीं है। मेरे भी 3 बच्चे हैं जो आर्टिस्ट भी है और एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स में है। वाह। तो लड़का प्रोफेसर है ह्यूस्टन में, बड़ी लड़की आर्किटेक्ट है, दूरदर्शन ए ग्रेड आर्टिस्ट है, पपेटियर है, अभी आई है। अच्छा। और तीसरी लड़की वो भी दूरदर्शन आर्टिस्ट है, B+ का, और शी इज अ डांसर, भरतनाट्यम आर्टिस्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में PhD कर रही है। क्या दुर्लभ संयोग है और इतना बढ़िया। यानी ये होता है कि जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर वो भी हो ही जाता है। और देखिए, एक तरफ तो आपका जो एजुकेशन है और आपका प्रोफेशन है और आपकी जो लाइकिंग्स हैं सब मिली हुई। ये जो आपके यहाँ जो पपेट को लेकर जो आप जिस तरह से फोकस हुए हैं, उस स्किल को, उस हुनर को लेकर, ये यात्रा कैसे शुरू की और ये कंसेप्ट कैसे आया आपको धातु वाला? क्या है कि मेरे लाइफ सक्सेस हो गया, मैं अमेरिका गई और बैंगलोर में जो कोर्सेज की थी मास्टर्स में, गेट एग्जाम पास होकर यहाँ मास्टर का सीट मिल गया जी। लेकिन यहाँ एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो मैं अमेरिका चली गई, वहाँ सीट मिल गया। एक्चुअली शादी करके गई वहाँ पे। अच्छा। तो जब वहाँ गई मास्टर्स करने तो वो बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, वो जो फीस भरना है ना जी। तो मैंने सोची क्यों वो फिर से पढ़ना है, बेंगलोर में तो की हूँ, तो यहाँ मार्क्स भी अच्छे आए हैं, मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। तो उनसे जाके बात की डिपार्टमेंट से कि अब मुझे एग्जाम्शन दे दीजिए जी। तो उन्होंने बात की है और दे दिए, और मेरे बहुत सारे पैसे जो नहीं था बच गया। अच्छा। तो मैं सोची ऐसे 2-3 बार हो गया, कोई विदेश में
और मैं हूँ वेजिटेरियन, और मुझे बीच जाके टैनिंग करना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो एलए में हूँ, हम लोग तो है ब्राउन स्किन। तो फिर भी मैं जैसे हूँ वैसे मैं अगर एक्सप्लेन कर सकी किसी को, तो वो लोग ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स है जो भारतीय है। और ये जब मैं ये सोची, एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मैं सोची कि मेरे बच्चों को और नेक्स्ट जनरेशन को ये देनी चाहिए। तो धातु वॉज NGO स्टार्टेड, क्योंकि अपने ईगो बाहर रखना है। अगर मेरे नाम से करती रहती हूँ ना, तो मेरे कुछ भी हो सकता है, मैं परमानेंट नहीं हूँ। लेकिन जो सिस्टम है ना, उसको बढ़ानी चाहिए। ये हमारा देश का एक सोच विचार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये NGO शुरू किए, और मैं इंजीनियरिंग थोड़ा कम की काम, क्योंकि मुझे एक मिशन हो गया कि मैं होल्ड नहीं कर सकती, मैं तो ले चुकी हूँ सब, मुझे मिल गया है अभी। तो ऐसे मैं चली गई तो वो ठीक नहीं रहेगा, जो मेरे पास है उसको दे के जाना है। जी बहुत अच्छा, तो- क्या बढ़िया। इसके चलते जब आपने काम करना शुरू किया तो थीम की बात आई होगी, और थीम के साथ उसको प्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से एक बहुत ही मतलब उसकी जो टेक्निक है उस पर भी काम करना है, उसके एस्थेटिक पर भी काम करना है, और उसके बाद उसके मैसेज पर भी काम करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे किया? पहले थीम पर बात करते हैं। हाँ। कौन कौन सी थीम ली आपने? मेरे सब थीम एपिक से है, रामायण और महाभारत से है। अच्छा फिर भी वो करंट है। अच्छा। जैसे बाप और बेटा का झगड़ा, ईगो फाइट, अच्छा। अबाउट गॉड। आजकल तो वाई नॉट चल रहा है कि बाप घर में एक भगवान को हम पूजा करते हैं, तो बच्चा को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो दूसरा भगवान पकड़ के जाता है। ये थीम नया नहीं है। प्रहलाद के चरित्र आप लेते हैं ना जी। हाँ, एक तरफ ईगो और पावर और पैसे, दूसरी तरफ इनोसेंस एंड भक्ति। क्या बात है। भक्त प्रहलाद की कहानी मिल गया। और हरिश्चंद्र, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो है सत्यम वदा धर्मं चरा। तो हम बाहर आके मैं जब देखती हूँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा। एक तरफ कल्चर ही कल्चर है, दूसरा तरफ आवारागर्दी और टाइम नहीं रखना। हमारा देश में हमें मुहूर्त मिला है, क्षण मिला है, दो सोच के इन बिटवीन टाइम एक क्षण है। जी जी। किसी और देश में नहीं है। हमारा इतना टाइम कॉन्शियस है, और मुहूर्त सब में है 48 मिनट्स, डू द जॉब विद इन 48 मिनट्स। इस देश में टाइम कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हरिश्चंद्र का कहानी किए हम, और इस पे मुझे लगा कि ये वुमन का पोजीशन क्या है जो बेच देते हैं मार्केट में। तो मैं गई काशी, वहाँ रही 10 दिन देखने के लिए कि आज भी है। वाह वाह। घाट है आज भी, हरिश्चंद्र घाट। एक्सट्रीम ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो डेथ है। तो जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे एक चीज तो समझ में आया कि ये रिलेशनशिप्स जो होता है ना, वेदर इट इज जैसे कोई भी शक्ति हो जाए या अष्टांग योग हो, कुछ भी हो, वहाँ जो पाथ है, लेकिन जो शादी में जो यूनिटी होता है वो हरिश्चंद्र चंद्रमती और राम सीता नला दमयंती, इन दोनों में एक ऐक्यता है। हमें उल्टने करते हैं साउथ में कि नारियल पे फूल लगा के उसको एक्सचेंज करते हैं, दो आत्मा एक हो गया। ये एक झलक है भगवान के साथ एक होना। जी जी। तो एक हो गया। तो हम लोग आजकल के नजरिया से देखते हैं कि मैं अलग वो अलग, मेरे पैसे अलग उसका पैसे अलग, मेरे राज्य अलग उसका राज्य अलग। तो ये डिफरेंस इन साइट जब हम बंद कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना खूबसूरत हो सकता है हमारा संसार, हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारा। और ये आश्रम भी। ये जो अभी थीम की बात चल रही थी, ये आपने एक कथानक का उल्लेख किया, इसके अलावा और किन कथानकों पर काम किया आपने? हमारे पास या किन चरित्रों पर काम? चूड़ाला है योग वशिष्ठ से जी, और भास्कराचार्य की लीलावती है जी बिल्कुल, नला दमयंती है, हाँ। और अभी जो लेके आए हैं अष्टावक्र, हाँ। और महाभारत की धर्मव्याध की कथा है, और राजसूय याग है महाभारत से, और रामायण संपूर्ण किए हैं,
और 25 ऐसे है हमारा है। ये देखिए हम पंचतंत्र के भी किए हैं। अनुपमा जी, बहुत दिलचस्प है कि आप इतनी एक्टिव हैं और इतने सारे काम कर रहे हैं इतने लंबे समय से, और फिर आपने बताया कि आपकी बेटी भी आपके साथ इन्वॉल्व है। आपने कई सारे शहरों की सांस्कृतिक यात्राएं की है, कई सारे फेस्टिवल में आप गई हैं अपने स्टेट के अलावा भी। ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जनपदी पारंपरिक देशज कलाएं हैं, ये देशज कलाएं आपको नहीं लगता है कि एक समय में महान होने के बावजूद भी हाशिए पे चली गई थी? इनको हमने गंवार समझा, इन लोगों को हमने निरक्षर समझा, और अब हम वापस इनके पास लौट रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत अब फिर से वापस अपने अतीत की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, सांस्कृतिक मूलाधारों की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको, या ये केवल समय तक ठहरने वाली चीज है? नहीं, देखिए, मैं सीनियर फेलोशिप की हूँ पपेट्री में जी। मेरे सब्जेक्ट था इंटीग्रेटेड पपेट थिएटर ऑफ कर्नाटका। उसमें मैं भागवत शैली के पपेट के रिवाइवल की हूँ। अच्छा। जब भागवत पढ़ रही थी तो मुझे एक नहीं मिला, यथा दारुमयी योशी नृत्यते कुहके चेया। वो जो शिशुपाल, रुक्मिणी चली जाती है कृष्ण के साथ, शिशुपाल बैठ जाता है कि मैं अभी मेरे जान दे दूंगा, ऐसे कह के बैठ जाता है। तो जरासंध आके उसे कहता है, क्या दोस्त तुमने नहीं देखा दारुमयी योशी, जैसे वुडन डॉल बनाया है, हाँ, वो जो खींचता है एंटरटेनर, वो आप तुमने नहीं देखा क्या? ऐसे पूछता है कि हम लोग भगवान के हाथ में ये कठपुतलियाँ है। वो डायलॉग भागवत में आता है रुक्मिणी परिणय में। तो आजकल गूगल में देखते हैं ना, तो उसका समय 10,000 बरस, 8,000 बरस। जी जी। तो जीवंत रहा है ना 8,000 बरस। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये रहेगा। लेकिन एक बात है, उसका एक्सपीरियंस जो हमें पॉजिटिव है वो हम खो रहे थे। जी जी। कला को कुछ नहीं होगा, जो 10,000 बरस है वो जब तक लोगों का मन है, क्योंकि ये जो भी है वो माइंड कनेक्टेड है, तो यूनिवर्सल है। वसुदैव कुटुंबकम इसीलिए है। मैं गई हूँ सब जगह, और यूरोप में गई हूँ, बहुत देशों में जाके पढ़ाई हूँ, तो मुझे समझ में आ गया वसुदैव कुटुंबकम ठीक है, अच्छा, करेक्ट है। जी जी। लेकिन ये यूनिवर्सल, इसका वैल्यू पुनरपि नवम पुराणम जी, कंटेम्पररी है, मॉडर्न है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सच है कि ये चला जा रहा था, क्योंकि मूड लोग ज्यादा हो गए है, बुद्धिमंद लोग, मंद लोग, नॉट बुद्धिमान ना। तो अपने स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ ही नहीं चाहिए, मैं वीक हो जाऊंगा, हाँ, और ऐसे जमाना चला, तो अभी वो पलट गया कि खुश है अभी हमें कि हम संतुष्ट है कि कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी इस पीढ़ी के यंगर जनरेशन का नंबर बढ़ रहा है। अगर हमें उनको ये दे सकेंगे ना, तो देश सुभिक्ष रहेगा, अच्छा रहेगा। साइकियाट्रिस्ट को कम पैसा मिलेगा, सॉरी, क्योंकि सबका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। अगर कष्ट आए तो भी चाहिए, नष्ट हुआ तो भी चाहिए, बहुत आ गया तो भी चाहिए, हमारे ऊपर कुछ चाहिए, और लाइफ लीड करने का तरीका चाहिए। पुरुषार्थ काली हमारे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ हम पूछेंगे तो हमारे पास उत्तर है। ये पुरुषार्थ का जो कोडिंग है ना, वो सब पपेट्री में है, पपेट स्टोरीज में है। क्या बात है, बहुत तो अच्छा। धर्म है और मोक्ष है, अर्थ काम भी है बीच में। हमें सब चाहिए, ठीक तरीके से चाहिए। जी। वो धर्म के बाउंड्री में जब होता है तो लाइफ इजी हो जाता है। जी, क्या बात है। ये चारों पुरुषार्थों का आपने जिक्र किया, 4 आश्रम जिनको हम कहते आए हैं। इस वक्त जब आप महाभारत उत्सव में आई हैं, महावीर भारत न्यास ने इसको रचा है, इस उत्सव में शामिल होकर और सारी अन्य गतिविधियों को देखकर क्या रिएक्शन आपके भीतर आती है? यूँ तो आप बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाती, लेकिन यहाँ कुछ अनूठा नयापन कुछ आपको महसूस हुआ? ये हमारा है, पहले ये है, ये गैर का नहीं है, महाभारत को अपना है, सबका है, सब भारतीय है। सो सब भारतीय कहलाने के लिए उनको 2 चीज चाहिए, रामायण और महाभारत। अब भारतीय हो तो ये आपका है। और यहाँ
इतना सिंपल तरीका से इसको रचाया है। एक लेटर आया मुझे, अच्छा। मैं तो बहुत खुश हो गई। हाँ। मुझे पता नहीं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, वो तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन वो जो लिखे थे ऐसे हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो सरलता से पहले बात, यहाँ सरलता देखी हूँ मैं। नेक्स्ट इनविटेशन देखती हूँ तो इतना वैरायटी लिखे देखे आए हैं। भारत का कोना कोना जाके इतना सबको ले आके चुन चुन के ले आए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का काम पता है और उसको उनको इकट्ठा एक जगह देखने में बहुत खुश है। जी जी, चलिए। तो ये बहुत, मैं क्या करूँ, ये भारतीयता है जी जी, और ये खिड़की है देश के लिए। वाह। देश नहीं किया है इसको। बेंगलुरु में एक हुआ था महाभारत उत्सव 2019-18 में, अच्छा। लेकिन वो प्राइवेट था। हाँ, हम सोचते भी नहीं कि ये हो सकता है हमारे देश में। मैं बताऊंगी आपको, हम लोग शरद नवरात्रि के समय में 10,000 गुड़िया बॉक्सेस में रख के कहानी बताते हैं रामायण और महाभारत का। एक बार एक जापानीज टीम ऑटो में आ गए और मैं सोच रही थी कि इनको भाषा भी नहीं आता है, इनको क्या दिखाऊं मैं। देन लीडर सेड वी हैव कम टू सी महाभारत। वो इंग्लिश बोल रहा था। अंदर लेके गई तो वो लोग कह रहे हैं कि पूरे ऑटो लोग पीएचडी कर रहे हैं महाभारत में। अच्छा। तो अभी मध्य प्रदेश में महाभारत का पीएचडी खोलनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। पता नहीं है कि नहीं। हाँ, ये करेक्ट समय है। महाभारत के उपविषयों पर, उसके चरित्रों पर तो ये छिटपुट काम होता रहा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो लोग कर रहे हैं। इस महाभारत उत्सव ने ये तय है कि आप जैसे लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो एक नया उत्साह और नया क्षितिज खुला है। हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कि एक बार फिर हमारी उस पोथी के पन्ने फिर हम पलटाएं और फिर देखें कि वो जो महाभारत का आख्यान शताब्दियों पहले द्वापर युग में लिखा गया था, आज भी उतना ही रेलिवेंट है ना जी। वो समाज अभी भी कहीं गया नहीं है, वो चरित्र कहीं गए नहीं है, लेकिन जो अंडरटोन है महाभारत की, जिसको हम कह सकते हैं, उसको पकड़ने की फिर जरूरत है। और जब उसको पकड़ने की बात आती है तो सिर्फ ये नहीं है कि तो 3 साहित्यकार कलाकार करेंगे, तब हमें इसी तरह से कई लोगों के पास जाना पड़ेगा। यू आर वन ऑफ दैम। ओह, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मैं भूल गई, जय उत्सव हुआ था दिल्ली में बीच में, वो भी मैं अटेंड की हूँ। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो लोगों का है, ये डेमोक्रेटिक है, रियल डेमोक्रेसी देख रही हूँ यहाँ पे। गुड। हाँ, तो मेरिटोक्रेसी कर देंगे इसको। जिनको जहाँ जहाँ मेरिट है, हाँ, उन सबको ले आए हैं यहाँ। बहुत अच्छा। उसके लिए बधाइयाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत थिंकिंग चाहिए और सेल्फलेसनेस चाहिए। एक ऋषि कर सकता है इसको। नहीं, देखिए, दूसरी एक और बात है इसमें, बड़ी बात है इसमें, एक मतलब ये कहना चाहिए कि चूंकि ये मध्य प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट ने इसको किया है और उसके साथ जो वीर भारत न्यास जो उनका अपना संस्थान है, उसने इसको कंसीव किया, इसको सोचा और फिर किया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि भारत का एक प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर इसको कर सकता है तो अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? नहीं, आप एक कॉर्पोरेशन बना दीजिए और उसमें से सबको, आप जैसे कॉर्पोरेट चलते हैं, सब स्टेट्स को देनी चाहिए जी, क्योंकि प्रेरणा लेना देना इंडिविजुअल हो जाता है। लेकिन अगर ये सक्सेस फॉर्मूला है, यहाँ जो हो रहा है ये सक्सेस फॉर्मूला है, फ्यूचर का फॉर्मूला है, ये इन्वेस्टमेंट है जी। देखिए, हम लोग सोने का कुछ इयरिंग या कुछ देते हैं, कहते हैं कि आपका आस्ती है, ये ले लो, आया है बुजुर्गों से। सबसे बढ़कर ये है, क्योंकि ये हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग देता है, कैपेसिटी। सक्सेस क्या है? जब हमारे पोटेंशियल, एवरीबडी इज बोर्न विद द पोटेंशियल, उसका जो हम रीच करते हैं ना, वो सक्सेस है। जी जी जी। तो ये सक्सेस के लिए यहाँ तो हमें इंग्रेडिएंट्स है, ये तो मिल रहा है, इतने अच्छी तरफ से मिल रहा है यहाँ। तो एक है महाभारत का जो कंस्ट्रक्ट, स्टोरी और फिलॉसफी, ये है। दूसरी है भारतीयता। वाह, क्या बात। वो यहाँ जो वो एलिमेंट है वो बहुत प्रेशियस है। ये फ्यूचर इंडिया होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद, इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद, अगर मैं अनुपमा जी से पूछूं कि व्हाट इज नेक्स्ट, आप किस नए थीम पर
काम करने जा रही हैं या अपनी कला को लेकर क्या उड़ान भरने जा रही हैं? अच्छा, विक्रमादित्य की कहानी तो नेक्स्ट होगा। अच्छा। वो मेरे अभी रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा। नेक्स्ट इमीडिएट ये है कि देखिए हमारा बृहत कथा है। हम लोग तो आज तक धर्म और मोक्ष के काम करते आ रहे हैं, जो भी वर्क से। बीच में बृहत कथा में हमें अर्थ और काम का भी है, जो जिसमें भी हमें मिलता है, धर्म मिलता है। धर्म के बिना तो लाइफ वेस्ट है, जी आइस वेस्ट है। तो इसका बृहत कथा का कथा सरित सागर एक है, मयासुर की कहानी। बिल्कुल। हाँ, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास मैकेनाइज्ड सिस्टम थे पपेट्री में। तो वो पंचभूत यंत्र ये हमारा अभी चल रहा है। अच्छा। भारत में रहा है। हाँ। और इसका हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं। अच्छा। नेक्स्ट जनवरी 1, 1, 2 और 3 अनाउंस किए हैं। अच्छा। और ये कथा सरित सागरा का शो भी हम अभी बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया में रोबोटिक के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मैकेनिज्म्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें रिक्लेम करके ब्रिज बनानी है। यहाँ पे न्यू जनरेशन है, वहाँ पे कश्मीरी पोएट सोमदेव की कहानी है, और हो सकता है इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, लेकिन उसमें इतना फैक्ट्स है। जैसे महाभारत में 6 जनरेशन्स का कहानियाँ आती है, उसमें भी रेलेवेंस बहुत है सोसाइटी से। जी। हाँ, और इंडियन मैकेनिक्स की प्रोविस, जैसे इंजीनियरिंग एलिमेंट्स जो हम बताते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान था, मैकेनिक्स था, और रुद्र चमका में भी हमें आता है कि चमे ये दे दो, वो सब एलिमेंट्स आ जाता है उसमें। जीवन के लिए जो चीज़ चाहिए उसका सब मेंशन है। हाँ, ये सब है, लेकिन ये एक कहानी है जहाँ मैकेनिक्स में वो कह रहा है। जी। वो एक बाल रामायण भी है, जहाँ हम राजशेखर की बाल रामायण में भी मिलता है हमें कहानी। तो ये हम वापस देश को देने चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, हालांकि जेंडर में कभी भी फर्क करके ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग बहुत एक्टिव मुझे दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि और लोगों के लिए ये प्रेरणा का प्रतीक बन सकता है। देखिए कि आप भी एक भरे पूरे परिवार से आई, नानी के पास आपकी परवरिश हुई, आपने जैसा कि कहा, और फिर तब आपने ये सारा कुछ पा लिया जो आप पाना चाहती थी। एक तरफ एजुकेशन, दूसरा था, लेकिन आपने अपनी रुचि का ध्यान रखा। फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा था, कल्चरली यू आर साउंड। फिर बेटी ने भी इसको अपना लिया। ये जो भारत की जो स्त्री है ना, ये भारत की स्त्री जो है वो कुछ भी कर सकती है। ये क्या आपको नहीं लगता है कि फिर से आके खड़ी हुई है मैदान में? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय अगर हम देख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर कि वो शाइन नहीं कर रही है? क्या आपको नहीं लगता है एक तरफ से नया आकाश खुल गया है स्त्री के लिए? नहीं, सच्ची बात यह है, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे जैसे नहीं थे तो हम ऐसे नहीं होते। अच्छा। तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, वो थे ऐसे। हाँ, तो कुछ संकोच भी थे ना स्त्री को लेकर? नहीं, मेरे नानी भी घोड़ा गाड़ी चलाती थी, मेरे पास फोटो है। अरे वाह। उनके बाप फाइनेंशियल कंट्रोलर थे महाराजा के पास मैसूर में। जी। और बहुत नेक आदमी, जो रिजाइन करके आ गए क्योंकि महाराजा ज्यादा पैसे मांगे अपने परिवार के लिए। उसने कहा कि ट्रेजरी में पैसे नहीं है, मैं आपको ना कर सकूं, वापस आ गए। तो ये ऐसे निष्ठावंत रहे हैं। जिस घर में सच्चाई का हम ऑनर करते हैं जी, जिस घर में हम भगवान को मानते हैं, जिस घर में हम धर्म का बात कम एक्शन ज़्यादा करते हैं, जैसे हम वहाँ रहते हैं, वहाँ स्त्री संतुष्ट रह सकती है। उसका पावर होते क्योंकि बाय नेचर आप देखिए तो स्त्री को कलमश कम होता है। ये थोड़ा ऑनेस्टी एक्सेप्शंस है, ताटकी भी है उसका। तो वशिष्ठ विश्वामित्र महर्षि बताते हैं राम को, वो क्वालिटी सब टाइम में है। लेकिन द्रौपदी देखते हैं हम का कैरेक्टर, तो उसका कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज देख के पूछते हैं कि ये क्या मिलती है इसको। शी मैनेजेस, शी वर्क्स हार्ड
एंड पिंड भी देती है। वी हैव एन इंस्टेंस, कुंती इज डूइंग, श्राद्ध भी करते हैं। तो ऐसे है कि पारंपरिक इफ यू सी, भारतीय नारी अलग है, लेकिन आजकल उसको सुन रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे हुआ है कि पॉकेट्स में ये सब टाइम रहे। आलिया भाई होलकर देखेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नहीं है, रानी चन्नम्मा ऐसे नहीं है कि वो अलग रहे हैं। हमारे हरिश्चंद्र का कहानी में भी तो द ग्रिट जो है वो सच्चे से आता है, बिल्कुल। वो द ग्रिट जो है वो राइचुअसनेस से आता है। एक प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट कल्चर ये सबको निकाल देता है। नारी वहाँ जाए, आज का प्रॉब्लम है। हाँ, तो पिछले दूसरा प्रॉब्लम था, सप्रेशन का प्रॉब्लम ना। अभी अबैंडनमेंट का प्रॉब्लम है। क्या, किसका अबैंडनमेंट? हमारा क्वालिटीज का। तो कोई घर में रह के बच्चा का पोषण करते हैं ना, तो उसका क्या मर्यादा मिलता है? आजकल मेजरमेंट तो पैसे से होता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसका थोड़ा हमें देखना है, क्योंकि वो नेशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए बिल्कुल ठीक है, सवाल भी उसके साथ जुड़े हैं और इन सवालों की टोह लेना और इन सवालों को मुख्य धारा में लाके मुख्य पटल पर लाकर उसके समाधान का रास्ता खोजना, दरअसल यही तो ऐसे महाभारत जैसे उत्सवों की सार्थकता भी है और दरअसल ये इनके पीछे रचे जाने के पीछे की मंशाएं भी हैं। आप लगातार ये सब काम करते 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 जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति की एक प्रवक्ता के रूप में आप काम कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह के आपने अपने कथानकों का जिक्र किया, जिस तरह के चरित्रों का आपने बखान किया भी, वो सारे वो हैं जो केवल चरित्र नहीं है, वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो दरअसल इस भारतीय आत्मा की आवाज़ भी हैं। तो ये भारत की आत्मा की आवाज़ को लेकर आप दिग दिगंत तक जाएं, देश देशांतर तक जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे इस सांस्कृतिक संवाद में भाग लेने के लिए आई, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी। शुक्रिया, नमस्ते।